नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु या कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, हिंदी भाषा का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। आपके पास ऑप्शंस में है नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए, छायावाद का समय क्या माना जाता है। छायावाद का समय 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी माना जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था, है किसी को याद, प्लीज बता दीजिए। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था। बिल्कुल सही, मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कलि कौतुक के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कलि कौतुक के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है 1886 ईस्वी की। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल सही, इनका जन्म कब हुआ था, 1856 ईस्वी में। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। क्या कहा है, हिंदी का एडिसन कहा है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। सॉरी, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है, तब आपने याद रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। आपके पास ऑप्शंस में है हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली या रामलला नहजू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये चारों रचनाएं किसकी है, तुलसीदास जी की है। आपको बताना है कि किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, जो तुलसीदास जी की रचना है ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है। और किस भाषा में रचित है, ये अवधी भाषा में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। किसकी रचना है, बादल को गिरते देखा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह नागार्जुन जी की रचना है 1938 ईस्वी की। ठीक है, और यह जो रचना है इनकी, ये युग धारा में संकलित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि भूषण की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है शिवा बावनी, जगत विनोद, शिवराज भूषण या छत्रसाल दशक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इनमें से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि भूषण जी की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, जगत विनोद रचना भूषण जी की नहीं है। किसकी रचना है ये, पद्माकर की रचना है। ठीक है, किसकी है, पद्माकर जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है, कवि भूषण जी की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचयिता कौन है। ये नाटक विधा की रचना है कृष्णार्जुन युद्ध। इसके रचयिता कौन है, आपके पास ऑप्शंस में है बालकृष्ण शर्मा नवीन,
मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। बताइए माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह कब मिला था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। किस रचना पर मिला था? हिमतरंगिणी पर। कब मिला था? बताइए। बिल्कुल सही, 1955 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए केदारनाथ सिंह जी किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, जिसमें 7-7 कवि शामिल होते हैं। तो बताइए केदारनाथ सिंह जी किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। और तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक आपका प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1943 में और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में और तीसरा सप्तक आपका 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक आपका 1979 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है। आपको बताना है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है मेघनाथ वध, जय भारत, पंचवटी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आपको बताना है कि इनमें से अनुदित रचना कौन सी है इनकी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मेघनाथ वध जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यह इनकी अनुदित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। आपको इसमें से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन करना है। ठीक है। आपके पास जो वाक्य दिए गए हैं वो है, राकेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी गई, नींद नहीं आती, आपके द्वारा मालूम हुआ। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? बताइए कर्तृवाच्य वाक्य कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, राकेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? प्रश्न है आपके पास कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। आपके पास ऑप्शंस में है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के किस कवि को सबसे अधिक रहस्यवादी कवि माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए सिंदूर की होली की रचयिता कौन है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये जो रचना है वो है आपकी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है, 1934 ईस्वी की सिंदूर की होली। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वामन का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आपको बताना है कि इनमें से वामन का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है।
आपके पास ऑप्शंस में है साहित्य दर्पण, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या काव्यादर्श। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से वामन जी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन जी की रचना है, ठीक है, और यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, पंडित विश्वनाथ जी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि काव्यालंकार, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा की रचना है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की रचना है और काव्यादर्श दंडी जी की रचना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली औकार बहुला है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली औकार बहुला की है। आपके पास ऑप्शंस में है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। ये सारी बोलियां जो है वो औकार बहुला है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप के ताइफे दिन के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शंस में है त्रिलोचन, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन या निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ताप के ताए हुए दिन के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रचना जो है वो त्रिलोचन जी की है, 1980 ईस्वी की, ताप के ताए हुए दिन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास प्रश्न है कि बलि और बलि शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। आपके पास ऑप्शंस में है वीर और बलिदान, बलिदान और बाली, करवट और बाली या बलिदान और वीर। तो बताइए, बलि और बलि शब्द के लिए सही अर्थ युग्म कौन सा होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बलि का अर्थ क्या होगा? बलिदान, और बलि का अर्थ क्या होगा? वीर, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, मधुप उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मधुप उपनाम से कौन कविताएं करते थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त जी कविताएं करते थे। आप जानते हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त की जो रचनाओं का अनुवाद किया है इन्होंने, वो मधुप उपनाम से किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है अग्रदास, नाभादास, विठलनाथ या वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्तमाल नाभादाजी की रचना है 1585 ईस्वी की। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि किस भाषा में रचित है ये? भाषा बता दीजिए, किस भाषा में रचित है? बिल्कुल सही, ब्रज भाषा में रचित है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भक्तमाल किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, जो नाभादास है इनके गुरु का नाम क्या था? अग्रदास, ठीक है। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था। और जो इनकी रचना भक्तमाल है इसमें कितने भक्तों का चरित्र गान किया गया है? बता सकता है कोई? नाभादास की जो रचना भक्तमाल है इसमें कितने भक्तों का चरित्र गान किया गया है? लगभग 200, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है एक दूनी एक, आठवां सर्ग, एक और द्रोणाचार्य या द्रौपदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए इनमें से सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर यह किसका नाटक है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। एक और द्रोणाचार्य सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। किसका नाटक है ये? शंकर शेष का। ठीक है, किसका है? शंकर शेष जी का नाटक है ये 1977 ईस्वी का। अब हम बात कर लेते हैं कि एक दूनी एक जो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है यह है इनका 1987 ईस्वी का। ठीक है, और आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। और द्रौपदी 1972 ईस्वी का नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। ये तीनों नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के हैं। और एक और द्रोणाचार्य शंकर शेठ जी का नाटक है 1977 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बेचन शर्मा उग्र की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है पिंजरे की उड़ान, शरणार्थी, खंडहर की आत्माएं या चिंगारियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चिंगारियां पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है 1925 ईस्वी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पिंजरे की उड़ान इसकी रचयिता कौन है। बताइए पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है? यशपाल जी की। बिल्कुल सही। किसकी रचना है ये? यशपाल जी की रचना है 1939 ईस्वी की। और शरणार्थी अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, शरणार्थी किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है 1948 ईस्वी की। और फिर है आपके पास खंडहर की आत्माएं, ये किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की। ठीक है, इलाचंद्र जोशी जी की रचना है ये 1948 ईस्वी की। ठीक है साथियों, आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना चिंगारियां है इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की वह कौन सी रचना है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो आपने ध्यान रखना है वह रचना है आपकी चिंगारियां। ठीक है, और कब किया था इसे? 1928 ईस्वी में। इस बात का भी ध्यान रखना है कि 1928 ईस्वी में जो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना चिंगारियां है इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।